जो प्रोकैरियोट्स थे ये थे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, इससे पहले हमने जो थे वो प्रोटोबायोन्स पढ़े विच इज फर्स्ट केमिकल फॉर्म ऑफ लाइफ। उसके बाद यूबायोन्स आए, फर्स्ट ए सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। एंड अब हमारे पास आते हैं प्रोकैरियोट्स, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये जो थे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे एज कंपेयर टू प्रिमिटिव यूबायोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स थे वो कीमो हेटेरोट्रोप्स थे। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोट्स थे इनमें कुछ म्यूटेशंस आई, इनमें कुछ चेंजेस आए। इन्होंने जो था अपने न्यूक्लिक एसिड को जो था वो आरएनए से डीएनए में मॉडिफाई किया, क्योंकि डीएनए जो था वो ज्यादा स्टेबल था। और ये जो कीमो हेटेरोट्रोप्स थे वो एनारोबिक इन नेचर थे, क्योंकि अभी तक जो है वो ऑक्सीजन अर्थ पर ओरिजिनेट नहीं हुई। ठीक है, ये जो कीमो हेटेरोट्रोप्स थे ये जो थे वो अपनी न्यूट्रिशन और एनर्जी के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर डिपेंड थे। ठीक है, तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड होने से जो था वो क्या हुआ कि वाटर के अंदर जो थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती। तो इनमें जो थी फिर मॉडिफिकेशंस आई। इन्होंने फिर अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस डेवलप की और ये जो कीमो हेटेरोट्रोप्स जो हैं वो कीमो ऑटोट्रोप्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, कीमो हेटेरोट्रोप्स जो थे वो कीमो ऑटोट्रोप्स में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप कर ली ताकि ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो अपने आप बना सकें थ्रू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन्होंने जो था वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल विच इज नॉट ए ट्रू क्लोरोफिल डेवलप कर लिया, जिसकी हेल्प से जो थे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो थे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके ग्रोथ और न्यूट्रिशन देते थे। तो इनके जो क्लासिकल एग्जांपल्स हैं वो है आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो फिर क्या हुआ कि जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन भी वाटर में कम होने लगी तो इन्होंने क्या किया कि अपने अंदर कुछ म्यूटेशंस लेकर के आए। तो उन म्यूटेशंस के कारण जो था वो उन्होंने सनलाइट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये जो थे वो H2S को एज ए हाइड्रोजन सोर्स की तरह यूज करते थे इंस्टेड ऑफ वाटर, और इस कारण से ये सल्फर को लिबरेट करते थे इन्वायरमेंट में। तो इसका जो क्लासिकल एग्जांपल है वो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया विच इज अनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रोप। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कीमो हेटेरोट्रोप्स आए, फिर उसके बाद कीमो ऑटोट्रोप्स आए, देन उसके बाद अनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रोप्स आए। ठीक है, फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे जो थे इन अनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रोप्स ने जो है वो ट्रू क्लोरोफिल डेवलप कर लिया। ठीक है, इन्होंने जो था वो ट्रू क्लोरोफिल डेवलप कर लिया और फिर जो थे वो हाइड्रोजन के सोर्स के लिए ये H2S की जगह वाटर का यूज करने लग पड़ी। और जैसे ही फिर वाटर का यूज करने लग पड़े तो फिर ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को लिबरेट किया उन्होंने। दिस लीड्स टू द ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो प्रोकैरियोट्स थे इनको कहा गया फोटोऑटोट्रोप्स। तो इसका जो क्लासिकल एग्जांपल है वो है साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के आने से जो है फोटोऑटोट्रोप्स के आने से जो है वो ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन आया और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट जो था वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर जैसे ही इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई तो फिर ऑक्सीजन जो थी वो यूवी रेडिएशंस के थ्रू ब्रेक होके
फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी और फिर यही फ्री ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के उसने ओजोन यानी कि O3 की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन और ओजोन की फॉर्मेशन हुई। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। अगर हम ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स की बात करें तो कुछ लार्ज साइज एरोबिक बैक्टीरिया जो थे उन्होंने स्मॉल साइज एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि कुछ स्मॉल साइज एरोबिक बैक्टीरिया को जो है वो एनगल्फ कर लिया। ठीक है, दीज आर द स्मॉल साइज एरोबिक बैक्टीरिया। और कुछ साइनोबैक्टीरिया थे स्मॉल साइज के, उनको भी एनगल्फ कर लिया। तो ये जो स्मॉल साइज्ड साइनोबैक्टीरिया थे या फिर एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये लार्ज साइज एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर जाकर डीजनरेट नहीं हुई, बल्कि ये सिम्बायोटिकली एसोसिएट हो गई। तो आगे चल के जो थे वो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया जो थे वो कन्वर्ट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये जो थे वो कन्वर्ट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में। These are converted into mitochondria। और ये जो साइनोबैक्टीरिया जो थे वो कन्वर्ट हो गए क्लोरोप्लास्ट में। These are converted into chloroplast। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो थे वो यूकैरियोट्स जो थे वो फॉर्म हुए। सो दिस इज कॉल्ड द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो ये जो यूकैरियोट्स जो थे वो इस हमारी अर्थ के ऊपर जो थे वो 15 बिलियन ईयर्स एगो जो थे वो प्रिमिटिव ओशंस में जो थे वो ओरिजिनेट हुए। ठीक है, यूकैरियोट्स के फीचर्स की बात करें तो इनके पास जो थी वो एक तरह से प्रिविलेज थी, वो लार्ज साइज अटेन कर सके। क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जो है वो न्यूट्रिशन के लिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स डिफ्यूजन पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो अपने साइज को ज्यादा एनलार्ज करेंगे तो उनको जो है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे वो साइज को इंक्रीज करेंगे तो इनका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ इनका जो सरफेस एरिया है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और सरफेस एरिया कम धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो उस हिसाब से जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सरफेस एरिया से अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ये सारा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोकैरियोट्स हैं वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो स्मॉल साइज में रहे वो। लेकिन दूसरी तरफ यूकैरियोट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास जो है वो एनर्जी सोर्सेज, लोकल एनर्जी सोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी तरफ उनके पास वेल डेवलप्ड साइटोस्केलेटल सिस्टम है जो कि न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स के पास एक तरह से प्रिविलेज है कि वो लार्ज साइज अटेन कर सके, लेकिन ये प्रिविलेज जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं है। तो इस कारण से जो है वो यूकैरियोट्स जो हैं
वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के कारण जो है वो अपना लार्ज साइज जो है वो अटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम ओपरेन एंड हेल्डेन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि CSIR नेट 2020 में आया है। तो क्या कहते हैं ये क्वेश्चन, यू वांटेड टू कंडक्ट ए मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट and used a simplified apparatus with tungsten electrodes. You heated the glassware at 500 degrees Celsius for 3 hours to remove any organic contaminants. ठीक है, फिर gases like ammonia, methane, carbon monoxide and hydrogen were introduced by generating electric sparks. Which of the essential ingredients did you forgot to add? Options देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज HCN एंड फोर्थ इज CHO। तो इसका आंसर होगा वाटर। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अर्ली लाइफ जो थी वो वाटर में ही ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, तो वाटर जो है वो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। वाटर के बिना जो है वो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या भूल गया है, कौन सा इंग्रेडिएंट भूल गए हैं डालने के लिए, वो है H2O। और ऑक्सीजन तो होगा नहीं क्योंकि इन्वायरमेंट जो थी वो रिड्यूसिंग थी, तो ऑक्सीजन के होने का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। HCN जो था वो एक सेकेंडरी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, ये प्राइमरी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। और CHO तो कहीं पे भी हमने पढ़ा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिसेंटली आया है CSIR 2025 में। तो क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओपेरेन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द अर्थ्स early atmosphere? Option 1 is rich in oxygen and nitrogen. Option 2, composed primarily of carbon dioxide and oxygen. Option 3, reducing atmosphere with gases such as methane and ammonia. And option 4, similar to the current atmosphere of Earth. So the right answer is option 3, क्योंकि अर्ली अर्थ का ओपरेन और हेल्डेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था, जिसमें कि मीथेन और एमोनिया जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द फर्स्ट लिविंग बीइंग ऑन अर्थ वर एनारोबिक बिकॉज ऑप्शन 1, देयर वाज नो ऑक्सीजन इन एयर। Option 2, oxygen damages proteins. Option 3, oxygen interferes with the action of ribozymes. And option 4, they evolved in deep sea. तो इसका राइट आंसर होगा there was no oxygen in air। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, complex eukaryotic cells may have evolved from simpler prokaryotic cells because complexity of organization increases the option 1 growth rate, option 2 efficiency of energy utilization, option 3 tolerance to starvation and option 4 ability to attain large size। तो इसका राइट आंसर होगा ability टू अटेन लार्ज साइज, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल्स के पास जो है एक तरह से प्रिविलेज है कि वो अपने साइज को जो है वो इंक्रीज कर सके, क्योंकि उसके पास जो है वो लोकल सोर्सेज है एनर्जी के, क्योंकि वो जो है लोकली अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और दूसरा उसके पास साइटोस्केलेटन जैसा वेल डिफाइंड सिस्टम है जिससे कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को जो है एक जगह से जो है वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है।
और ये एबिलिटी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं है। वो बेचारे जो है वो डिफ्यूजन पर ही डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो इस कारण से एबिलिटी टू अटेन लार्ज साइज जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, among which of the following is the history of life? Prokaryotic cell, eukaryotic cell, natural selection, organic molecule, self replicating molecule। ये जो आपको जो है वो डिफरेंट स्टेजेस दे रखी हैं, इनको जो है आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, देन उसके बाद आएंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स, देन उसके बाद इन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स का नेचुरल सिलेक्शन होगा, तो थर्ड पर आ जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। देन उसके बाद आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, देन लास्ट में आएंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तो सीक्वेंस होगा DECAB। तो सीक्वेंस होगा DECA एंड बी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।